माननीय श्री जसवंत सिंह जी, जो हर शब्द में राष्ट्र से संबंधित, चाहे वो सामरिक महत्व की बातें हों, चाहे वो सैन्य महत्व की बातें हों, या राजनयिक से उनका संबंध रहा हो, उन्होंने इस देश को नेतृत्व दिया है और जितनी सूझबूझ उन्हें है, वो जो दूरदर्शिता उनके पास है, हम सब उसका बहुत सम्मान करते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि आज उनके साथ इस मंच को शेयर करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बहुत ही वरिष्ठ सेना के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा साहब, जो कि अपने में एक लीजेंड है, अपने कार्यकाल में तो थे ही, लेकिन सेना से निवृत्त होने के बाद भी जिन्होंने वो मापदंड स्थापित किए हैं जिसके लिए हमें अब पूरे राष्ट्र को उन पर गर्व है। उन्होंने जो काम आसाम में किया, कश्मीर में किया, नेपाल में किया, उसके अलावा और बहुत सारे रूपों में वो जो देश के समक्ष आने वाली चुनौतियां हैं उनके बारे में जिस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करते रहे हैं, और सेना में भी जिस प्रकार वो रहे हैं, जिस प्रकार से वो सेना से निवृत्त हुए, वो भी अपने में एक कहानी है कि किस तरह जो लोग बहादुर होते हैं, अपनी आस्था और निष्ठा पर टिके होते हैं, वो किस प्रकार एक अंतर्गत बनाते हैं एक राष्ट्र को नई दिशा देने में। मैं श्री रामलाल जी, मंच पर आसीन श्री श्याम जाजू जी, श्री अरुण सिंह जी और इस सभागार में स्थित सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। लेकिन मैं इस पूरे सभागार में जो स्थित लोग हैं, इनमें से कई लोगों को बहुत समय से जानता हूँ, लेकिन एक है जिनको मैं सबसे लंबे समय से जानता हूँ, और वो हैं मेरे गुरु। और 1968 में जब मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में गया तो श्री टी.एच. चतुर्वेदी जी हमारे जॉइंट डायरेक्टर थे एकेडमी के। हमने हमेशा उन्हें गुरु के रूप में और बड़े आदर से के रूप में देखा है। हमारी सर्विस के अंदर, सिविल सर्विस के अंदर उनका एक बहुत बड़ा वो है। मैं अभिवादन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व का, श्री उनका जो इस देश में योगदान रहा है, ये एक दुख की बात है कि हम शायद उसमें से बहुत कुछ को भूल चुके हैं। इस देश में शायद उस तरह के विशिष्ट व्यक्तित्व के लोग, जिनमें एक राजनीतिक दूरदर्शिता थी, एक आस्था और विश्वास था कि हम परिवर्तन ला सकते हैं, जो राष्ट्रीयता और राष्ट्र धर्म पर पूर्ण रूप से समर्पित थे और अपने में एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। 34 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, ये बहुत बड़ी बात अब भी है, तब तो बहुत ही बड़ी बात रही। इतने योग्य थे कि कांग्रेस की सरकार में नेहरू जी ने उन्हें कैबिनेट का पद दिया। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज जीवित होते तो भारत के बारे में क्या सोचते, क्या लगता उनको भारत, क्या है भारत की दशा। इन 65 सालों में लगभग 3 लाख आदमी आंतरिक सुरक्षा के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई। अपने ही देश में लाखों लोग शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, लेकिन हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। अभी कहा गया कि 248 जिले ग्रसित हैं, एक प्रकार की हिंसा है, एक प्रकार की से। असल में ये नंबर थोड़ा अधिक है। 173 माओवादी हैं, जे.एन.के के 16 अधिकतर उनमें से आतंकवाद से प्रभावित हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में 64 से अधिकतर लोग, जहां पर कि अलगाववाद और बाकी तरह की हिंसा का वहां पर घटनाएं होती रहती हैं। इसके अलावा देश में 48 ऐसे जिले हैं जहां पर कि जिहादी गतिविधियों में से लगे हुए लोगों का, चाहे वो विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, जिन्होंने अपनी जड़ें या अपने सेल्स या अपने उसको मजबूत कर लिया है। तो लगभग 296 जिले, 648 में लगभग आधा भारत
एक बहुत बड़े उसकी स्थिति में है। इन 65 सालों में खतरे बढ़े, एक चिंता का विषय है, लेकिन खतरों का सामना करने की क्षमता घटी, ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। देश में तोड़ने वाली शक्तियां मजबूत हुई, देश को जोड़ने वाली शक्तियां कमजोर पड़ गई। राजनीतिक शक्ति राष्ट्र निर्माण का साधन न होकर निहित स्वार्थों के प्राप्ति ही उसका साध्य हो गया। और एक शब्द है, किसी ने कहा था, मैं उसको रिपीट करता हूं, कि इंडियन पेट्रोटिज्म हैज लॉस्ट ऑल इंस्ट्रूमेंटैलिटीज। कि अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे और किसी चीज से प्रेम नहीं, मैं किसी संस्था से, किसी इंटरेस्ट ग्रुप से, किसी ट्रेड यूनियन से, किसी भाषा से, किसी जाति से, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा संबंध भारत से, मैं केवल उस पार्टी में जाना चाहता हूं जो केवल भारतीयता को हो, तो शायद देश के अंदर में शायद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे हम ये कह सकें कि जो इन सारी चीजों से हटकर एक भारतीयता के रूप में एक विकल्प, राजनीतिक विकल्प हमारे सामने रखती है। आज की स्थिति कुछ ऐसे हो गई है कि जैसे एक जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का पेड़ था और फिर बरगद के पेड़ के चारों तरफ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घास फूस, छोटे छोटे पेड़ पैदा हो गए और उस बरगद के पेड़ का वजूद, उसका अस्तित्व ही लोगों को दिखने से कम होने लगा और धीरे धीरे लोगों को लगा कि यह अस्तित्व केवल इस चारों तरफ फैली हुई वनस्पति का है। दूर कहीं है बरगद का पेड़ की कभी टहनी दिखाई देती है, कभी कोई फूल लगता है तो दिखाई देता है। इस भारत के अस्तित्व को मिटाने की षड्यंत्र आतंकियों ने तो किया ही। उन्होंने कहा कि भारत में तो कोई था ही नहीं, कुछ नहीं था, सब लोग बाहर से आए। इतिहास बना, काफिले आते गए, लोग बसते गए, सेंट्रल एशिया से आर्यन आए, पार्थियन आए, हून आए, कुषाण आए, तर्क आए, मंगोल आए और इस तरह भारत बना। हमारे देश के एक मुख्यमंत्री ने विवेकानंद फाउंडेशन में आकर भी यही कहा कि भारतीय सभ्यता का ये तो एक डायनेमिक सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन का कोई बेस, कोई हिंदू बेस है, कोई राष्ट्रीय बेस है, कोई सिविलाइजेशनल बेस ये नहीं था। तो उस बरगद के पेड़ को छीन करने में, उसको दबाने में, उसका अस्तित्व तो समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन वो दिखता नहीं जब इस तरह की विचारधाराएं पनपती हैं। आजादी के बाद ये विचारधाराएं और अधिक पनपी और मजबूत हुई। दुख इस बात का है, हम अपने इतिहास को सही नहीं कर पाए, हम उस बरगद के चारों तरफ सफाई नहीं कर पाए और हमने इनको और अधिक बल दिया कि जिससे राष्ट्र विरोधी सोच और एक राष्ट्र की पहचान, ये राष्ट्र की पहचान से इसका संबंध है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें जब हम किसी भी चीज की सुरक्षा की बात करते हैं तो प्रश्न आता है किसकी सुरक्षा। पहला प्रश्न, ये एक मूल स्तंभ है। यदि हम तीन चीजों को परिभाषित नहीं कर सकते और पहचान नहीं सकते तो हम किसी चीज की सुरक्षा नहीं करते। पहला प्रश्न है सुरक्षा किस चीज की करनी। दूसरा प्रश्न है सुरक्षा किससे करनी। यह बहुत आवश्यक है। शत्रुबोध बहुत आवश्यक है। यू कैन नेवर डिफीट, लीव असाइड, फाइट एन एनिमी दैट यू कैन नॉट डिफाइन। जिस शत्रु को आप परिभाषित नहीं कर सकते उसको आप कभी हरा नहीं सकते। आपको तो कहना ही पड़ेगा। अब चाहे उसके पॉलिटिकल कॉस्ट कुछ भी हो या उसकी सोशल कॉस्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर उसको परास्त करना है तो उसका डिफाइन करना आवश्यक हो जाता है। और तीसरा है वो साधन, वो व्यवस्थाएं, वो उपकरण जिनसे हमें अपने साधनों को प्राप्त करना है। तो इन तीनों में सबसे प्रश्न महत्वपूर्ण है, वो होता है प्रश्न सुरक्षा किसकी करनी है। अब राज्य की सुरक्षा के कुछ चीजें तो सामान्य सभी देशों के लिए होती हैं, उनमें सामान्यताएं हैं। जैसे राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा में थोड़ा अंतर है। राज्य को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, टेरिटरी की, और उस सीमाओं के अंदर जो कुछ भी फिजिकल है,
टेंजिबल है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। वहां के लोगों की सुरक्षा करनी पड़ती है, वहां के विधान के, संविधान की, विधि की, व्यवस्थाओं की, इनकी सुरक्षा करनी पड़ती है। इन तीन चीजों की सुरक्षा स्टेट सिक्योरिटी। स्टेट सिक्योरिटी कोटर्मिनस नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर वो बहुत सारे तत्व आते हैं जो उस राष्ट्र के आधार होते हैं, जो राष्ट्र धर्म के आधार पर बने, उनका आधार धर्म है। अगर वह डगमगा गया तो वह राष्ट्र के रूप में नहीं रह पाएगा। स्टेट रह सकती है अगर किसी भाषा के आधार पर हो, किसी इथनिक आधार पर हो, किसी जाति के आधार पर हो, तो वो उसका बेसिक होता है। हमें पहचानने की आवश्यकता यह है कि भारत की बुनियादी पहचान उसकी सांस्कृतिक पहचान है। हम सब एक राष्ट्र इसलिए हैं क्योंकि हम सब लोगों की एक साझी विरासत है, एक साझा हमारी एक सिविलाइजेशन है जिसको हम सब स्वीकार करते हैं। उसके अलावा हमारे खान पान, बातचीत, धर्म, भाषाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन इन भिन्नताओं के बावजूद हम में एक एकता है, और वो है क्या? आवाज नहीं आ रही? आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा है? अच्छा, नहीं, पीछे से कोई हाथ खड़ा कर रहा था तो मैंने कहा शायद आवाज नहीं पहुंच रही। तो हमारे देश को यह जानने की बहुत आवश्यकता है कि हमारे देश की पहचान, हमारी पहचान हमारी संस्कृति से है। अब देखिए, मनुष्य की पहचान एक बड़ी मल्टीपल चीज होती है। आपकी पहचान एक व्यक्ति की भी है, एक परिवार के सदस्य की भी है, एक जाति की भी है, लेकिन जब पहचान सबसे बड़ी राष्ट्रीय पहचान हो जाती है, वह बाकी सब पहचानों को गौण कर देती है, तो राष्ट्र शक्तिशाली बनते हैं, राष्ट्र सुरक्षित होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 38 देशों का हुआ था जिन्हें हम कहते हैं डिग्रेडेशन हुआ। वो क्षीण हुए या टुकड़े हो गए या खंडित हो गए। उनमें से 27 आंतरिक सुरक्षा के कारणों से हुआ। उन सब के अलग अलग कारण, लेकिन एक कारण कॉमन था कि उस उपहास के पहले वहां की जनता का मनोबल टूटा और राष्ट्र की पहचान ने के स्थान पर कुछ नई पहचानों ने जन्म ले लिया। जैसे पाकिस्तान टूटा तो जो धर्म का या जो पाकिस्तान का आइडेंटिटी थी, पहचान थी, उसके स्थान पर भाषा की उसने प्राथमिकता ली। जब भाषा की वो एक प्रधानता हो गई तो उस पहचान के आधार पर एक नए राष्ट्र का निर्माण हो गया, देश खंडित हो गया। सोवियत यूनियन के अंदर में ये ठीक है, इकोनॉमिक कारण थे, स्ट्रैटेजिक ओवरस्टेज था, लेकिन सोवियत यूनियन के सब लोगों के अंदर में अपने आप को रूसी या सोवियत नागरिक और सोवियत राष्ट्र का एक अंग समझने का अपनी वह जो वो थी, वो 70 साल में उसका निर्माण नहीं कर पाए। वो मूलभूत कारण था। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। आज से 200 साल पहले सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर में एक इजरायली रबी रहता था। उससे मिलने के लिए वहां का लोकल बिशप गया। आपको पता होगा सेंट पीटर्सबर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान रहा है क्रिश्चियन उसका, और वहां पर बड़ा जो बिशप होता है वो बहुत सीनियर होता है। तो उसने रबी से यह कहा कि आप लोग इतने सालों से संघर्ष कर रहे हो, यह संघर्ष आपका कब तक चलता रहेगा? उन्होंने कहा तब तक चलता रहेगा जब तक हमें विजय प्राप्त नहीं होती है। तो उसने कहा कि आपको लगता है कि आपको विजय प्राप्त होगी? हाँ। उसने कहा हमें पूर्ण लगता है कि जब तक हमें विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। उसने कहा क्या कोई ऐसी दशा आ सकती है कि जब यह संघर्ष बिना विजय प्राप्ति के समाप्त हो जाए? उसने कहा मैं किसी से यह बात कह नहीं सकता, लेकिन हां ऐसी स्थिति आ सकती है। उसने कहा वो स्थिति कब आएगी? उसने कहा वो स्थिति तब आएगी जब यहूदी अपनी यहूदी पहचान को खो बैठेंगे, और जब उनकी पहचान, चाहे वो कोई भी पहचान, वो किसी राष्ट्र की पहचान हो, उनका धर्म की पहचान बदल जाए, उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट की पहचान बदल जाए, उस वक्त में यह संघर्ष समाप्त हो जाए। इसमें एक बड़ा भारी लेसन है। 2000 साल तक एक राष्ट्र रहा, राज्य नहीं रहा।
जब राज्य बना तो अपने में एक मजबूत राज्य के रूप में उभरा है, लेकिन उन्होंने 2000 साल तक केवल अपनी पहचान को जीवित रखकर एक राष्ट्र को मरने से बचाया। आज कश्मीर में क्या समस्या है? बेसिकली हम पाकिस्तान के उस षड्यंत्र को, जिसमें उसने कुछ लोगों को अपनी भारतीय आइडेंटिटी, भारतीय पहचान को गौण करके अपने धर्म की पहचान को प्रधानता देने के लिए एक षड्यंत्र रचा, हम उसको रोक नहीं पाए। बल्कि कुछ हद तक, कुछ गलतियों से, चाहे इनएडवर्टेंटली हो, बिना सोच के हो, हमने उन शक्तियों को बल दिया जो उस अलगाववाद को, जो उस अलग होने की, जो उस आइडेंटिटी को अलग कर दी। हमने उन शक्तियों को बल नहीं दिया जो उनको हमसे जोड़, चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चाहे उत्तर पूर्व की समस्याएं हैं, या आंतरिक सुरक्षा की बाकी समस्याएं। प्रश्न है, हम अपने राष्ट्र की एक पहचान, एक राष्ट्रीय पहचान को कैसे मजबूत कर सकते हैं? अब ये जो स्लोगन है डाइवर्सिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत अच्छा स्लोगन है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि लोग इसका थोड़ा सा अर्थ लगाने में थोड़ा भूल कर जाते हैं। इसमें एम्फेसिस यूनिटी पर है, डाइवर्सिटी उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ द डाइवर्सिटी so that we can be united in a much more composite and consolidated and strengthened way. लेकिन बार बार इस डाइवर्सिटी पर ही इसको अपनी यूएसपी बना लेना, इसके आधार पर राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना और यह कहना कि हम यूनिटी के फोर्सेस को तो कमजोर करेंगे, और क्योंकि हमारा एक डाइवर्स कल्चर, सिविलाइजेशन, वे ऑफ लाइफ है, हम डाइवर्सिटी को ही प्रमोट करेंगे, इसके आधार पर देश मजबूत नहीं हो सकता। ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज इस समय इसके ऊपर में सुरक्षा का पहचान के साथ, आइडेंटिटी के साथ क्या संबंध है, हम सोच कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि हमारे जो बाकी बुजुर्गगण हैं यहाँ पर, जो हमारे बाकी वक्ता हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे इसमें। लेकिन इस बात को जनता के पास ले जाने की बहुत आवश्यकता है, जनमानस तक इसको पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। किस प्रकार हमारे देश का हर बालक, हर युवा यह महसूस करे, एक अपने आप को प्राउड भारतीय की तरह से, गौरवान्वित भारतीयों की तरह से, उसको अपने देश की, अपने राष्ट्र की हर चीज पर गौरव हो, और जहां कमियां उनको दूर करने के लिए एक निष्ठा भी हो, एक उसमें एक इमोशन भी हो, हमें नेशन के लिए कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।